साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज का वीडियो हमारा सीटेट परीक्षा की हिंदी भाषा का एक प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो आप लास्ट तक पूरा वीडियो में अगर बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे जिन पर आज चर्चा होनी है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा, पहले भी अपने वीडियोज में कहता रहा हूँ कि जब भी प्रैक्टिस सेट में आप हमारे साथ हों तो आप प्रश्नों के, चूँकि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, तो प्रश्नों के सही विकल्पों को आप भी चयन करते हुए चलें और आप देखें कि प्रश्न आपके सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। तो इससे आपका एक स्वमूल्यांकन और अभ्यास भी होता चलेगा। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साथियों हम तेज़ी से चलेंगे जिससे वीडियो बहुत लंबा ना हो। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए 4 विकल्प हैं। भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना और भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2। सही उत्तर क्या है? विकल्प 2। एक भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वह अपने बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराए जिससे भाषा संबंधी उनकी पकड़ मजबूत हो सके और इससे उनमें वास्तव में भाषागत बोधगम्यता भी बढ़ेगी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? चारों विकल्प देखिए। संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब न दें, बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब दें। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3। सही उत्तर है विकल्प 3 इसका। भाषा की कक्षा में बच्चों से जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो अक्षरशः अगर जवाब नहीं देंगे तो उनमें निश्चित रूप से मौलिक चिंतन का विकास होगा। इसलिए अपेक्षा की जाती है कि बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है और संप्रेषण का एकमात्र साधन है। यहाँ सर्वाधिक उचित और प्रभावशाली विकल्प है भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए। भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो मुझे लग रहा है कि आप इसके सही विकल्प का चयन कर लिए होंगे। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 2। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि, चारों विकल्प देखिए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर इसका है विकल्प 4। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है दूसरों की बात समझना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना और अपनी बात कहना सीखना। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 3। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प देखिए। भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण और भाषा की पाठ्यपुस्तक। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 2। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। बच्चों की भाषा संबंधी प्रगति का लेखा जोखा करना डैश डैश से संभव है। मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं, लिखित परीक्षा। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 2। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना पोर्टफोलियो से ही संभव है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भाषा की पाठ्य पुस्तकें
साध्य हैं, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए या साधन है। तो ये बहुत सरल प्रश्न है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही उत्तर है विकल्प 4, भाषा की पाठ्यपुस्तकें भाषा सीखने में एक साधन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, और चौथा विकल्प है साधक होती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 4। क्योंकि पत्र पत्रिकाओं में साथियों भाषा का प्रयोग सामान्य से लेकर विशेष तक होता है, ये सहजता से लेकर साहित्यिकता तक भरा होता है। हम कह सकते हैं कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक होती हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 11। बच्चों की भाषा के आकलन का सबसे प्रभावी तरीका है लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुत लेख। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, यह क्या है? देखिए 4 विकल्प। केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, चारों विकल्प देखिए। बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, बच्चों के केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा का ही सदा प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प 2, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 14। भाषा के व्याकरण की समझ को, देखिए 4 तरीके दिए हैं कि उनको कैसे आंका जाना चाहिए। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4, भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? 4 विकल्प देखिए। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो इसका सबसे प्रभावी विकल्प साथियों है, सबसे उचित विकल्प जो है वह है विकल्प संख्या 3, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। देखते हैं प्रश्न संख्या 16। हाँ, तो प्रश्न संख्या 16 से 21 तक साथियों क्या है? ये पद्यांश पर आधारित है, एक कविता दी गई है जिस पर आधारित प्रश्न संख्या 16 से 21 है। चलिए हम पहले कविता को पढ़ते हैं। यहाँ निवेदन करूँगा कविता को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि प्रश्न संख्या 16 से 21 उसी कविता पर या पद्यांश पर आधारित है। ठीक है। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। ये चांदी की रेखा पंत जी की एक कविता है, सुमित्रानंदन पंत जी की। चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है, काले बादल में रहती चांदी की रेखा का भाव है, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है, बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है। तो इसका सही उत्तर है, सबसे उचित विकल्प है साथियों विकल्प 1, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, काले बादल प्रतीक हैं डैश डैश के, जातिगत वैमनस्य, मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली, तूफान और गर्मी से मुक्त। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1, जातिगत वैमनस्य के। काले बादल किसके प्रतीक हैं? जातिगत वैमनस्य के। यहाँ इन चारों में यही सबसे उचित विकल्प है। देखते हैं प्रश्न संख्या 18। काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है?
रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार। तो यहाँ तो स्पष्ट है, बहुत सरल है ये, इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 19। निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बचपन से हम लोग बादल, कमल और पानी, है ना, इन सब की पर्यायवाची पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए क्या है इसमें, जलद घन पयोधर। जलद घन पयोधर ये तीनों बादल के पर्यायवाची हैं। जलज जो है ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। सही उत्तर है विकल्प 4 जलज। जलज किसका पर्यायवाची है, कमल का। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। गुलाम, परतंत्रता, पराधीनता, परतंत्र। सही उत्तर विकल्प 2 परतंत्रता। ठीक है, प्रश्न संख्या 21। कवि क्या सुनने और देखने की बात करता है। बिजली को, आशा की किरण को, निराशा को और बादलों को। कवि क्या सुनने और देखने की बात कर रहा है। इसमें कह रहा है कवि आशा की किरण को देखने और सुनने की बात कर रहा है। तो सबसे उचित विकल्प इसमें है साथियों विकल्प 2। कवि आशा की किरण को सुनने और देखने की बात करता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। जानने का अर्थ 22 प्रश्न है भाषा। भाषा के संदर्भ में भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। भाषा जानने का अर्थ सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष बहुत होता है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, व्याकरण पर ही आधारित होती है। भाषा के संदर्भ में देखिए 4 विकल्प दिए गए। भाषा पहला देखिए, जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है और व्याकरण पर ही आधारित है। तो इसमें अनुमान लगाइए, इसमें सबसे सटीक विकल्प क्या है। आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिए, सही अनुमान लगाइए। इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प 3, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है। बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे सटीक विकल्प क्या है। इसके सबसे सटीक विकल्प है विकल्प 4। बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 24 अगला प्रश्न। ये देखिए बड़ा रोचक प्रश्न है। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह, अब देखिए आगे क्या होगा 4 विकल्प। बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो इसका सबसे सटीक विकल्प, सबसे उचित विकल्प है साथियों विकल्प 4, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। और ध्यान से देखिए, बड़ा रोचक प्रश्न है। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है, भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का और भाषा में पिछड़ेपन का। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1। सही उत्तर क्या है, विकल्प 1। सुमन द्वारा कभी विद्यालय न जाना तथा बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेना भाषा अर्जन का उदाहरण है। हम अपने परिवेश, वातावरण, परिवार और क्षेत्र से जो भाषा सीखते हैं वह भाषा अर्जन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। केवल बच्चों की कमियां जानना, केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों, इसका सही उत्तर है विकल्प 4। सही उत्तर क्या है इसका, विकल्प 4। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना है, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे किस तरह सीख रहे हैं, उन्होंने कितना सीखा है और उन्हें किस प्रकार के अधिगम की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या
27 सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौन पठन करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोलकर पढ़ना और द्रुत गति से पठन करना। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 2। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है विकल्प 2। सस्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना है। सस्वर पाठन में सभी बच्चे एक साथ पाठ का उच्चारण करते हैं और ऐसा करते समय जो संकोची और शर्मीले स्वभाव के बच्चे होते हैं उन्हें भी पढ़ने में रुचि होती है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। देखिए चारों विकल्पों को, प्रश्न को ध्यान से देखिए। पहले भी मैंने निवेदन किया है आप लोगों से कि प्रश्न को अगर ध्यान से देखेंगे तो आधा उत्तर प्रश्न में ही छुपा होता है। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है बच्चों में भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना और हर महीने परीक्षाएं लेना। तो इसका सही उत्तर क्या है इसको साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 1। बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना सतत मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण निहितार्थ है, क्योंकि सतत मूल्यांकन आप जान रहे हैं कि निरंतर चलता रहता है और जिसके द्वारा यह हम अवलोकन करते हैं कि शिक्षार्थी ने क्या सीखा, कितना सीखा, उसके ज्ञान में कितना वृद्धि हुई, उसने कितना अर्जित किया। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 29। भाषा के आधारभूत कौशल क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक हैं और अंतः संबंधित होते हैं। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2। सही उत्तर क्या है? विकल्प 2। भाषा के आधारभूत कौशल हमेशा अर्जित किए जाते हैं तथा भाषा एक अर्जित किए जाने की प्रक्रिया है। इसमें बच्चों का पहला विकास उसके वातावरण पर आधारित होता है और भाषा अर्जन के लिए वह अपने परिवार और वातावरण पर निर्भर करता है, जबकि भाषा अधिगम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, बच्चों को अलंकारिक भाषा के प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 1। सही उत्तर क्या है? विकल्प 1 है। शिक्षक के स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, क्योंकि शिक्षक का जितना स्वयं की भाषा पर अधिकार होगा, जितनी अच्छी पकड़ होगी, उसके जो गुण होते हैं बच्चे पूरी तरह से उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए शिक्षक को भाषा की कुशलता का पूरा प्रयोग करना चाहिए। भाषा के प्रयोग में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे हमारा अनुकरण करते हैं। ठीक है, तो साथियों आज आपने तेज़ी से प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक इस अभ्यास सेट का देख लिया। आशा करता हूँ कि यह आपकी सीटेट परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होगा। इसको देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप में निश्चित रूप से भाषा के संबंध में एक अच्छा दृष्टिकोण और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी, आपकी तैयारी अच्छी होगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। साथियों एक निवेदन, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित करिए। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।